हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। इससे पिछले की वीडियो में हमने क्या कर चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने क्या की थी, पराग कोश जो होता है या एंथर जो होता है उसकी आंतरिक संरचना या उसकी जो क्या होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में क्या करा हमने पढ़ा। अब देखिए, हम जानते हैं कि पराग कोश क्या है भाई, एक थैले के समान संरचना, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और पराग कोश में होता क्या है या एंथर में क्या होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग कण या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो पराग कणों क्या होता है, जो पराग कोश होता है, पराग कोश में लघु बीजाणु या पराग कणों के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है ना, उसे ही क्या बोलते हैं हम? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लघु बीजाणु किस प्रकार से होता है, कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं लघु बीजाणु जनन, जो क्या होता है लघु बीजाणु या जो परागकण होता है उसका निर्माण करती हैं। तो देखिए, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ जैसा कि आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक परागकोश की संरचना है। हम जानते हैं कि परागकोश क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। उसमें क्या होता है, 4 लघु बीजाणु धानी होती है या 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। यहाँ आपको 1 2 3 4 क्लियर माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानी दिखाई दे रही होंगी। फिर हमने परागकोश की आंतरिक संरचना पढ़ी थी। हम जानते हैं परागकोश जो होता है 4 परतों द्वारा घिरा रहता है। 4 परत कौन कौन सी होती है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। तो ये देखिए, यहाँ 4 लेयर आपको क्लियर दिखाई दे रही है, 1 2 3 4। तो परागकोश 4 परतों से घिरा है। सबसे आंतरिक परत को हमने क्या बोला था? सबसे आंतरिक परत को बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम। अब मैंने आपको बताया था टेपिटम जो होती है वो क्या करती है, समांगी कोशिकाओं के एक समूह, मतलब होमोलोगस सेल का एक ग्रुप होता है, उसको क्या करके रखती है? घेर के रखती है। उस समूह को हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, कोशिकाओं के उस समूह को क्या बोलते हैं? प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक बोलते हैं। ये इतना आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। देखिए, ये परागकोश की भित्तियां होंगी और ये जो आपको ब्लैक कलर का बीच में दिखाई दे रहा है जिसको टेपिटम ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, ये क्या है? प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक या प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ये ही क्या करता है आगे, लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं किस प्रकार करता है। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि अब देखिए, ये जो प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक होता है ये क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको पहले डायग्रामेटिक समझाता हूं फिर अपने थ्योरी पे आएंगे। ये मान लीजिए प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक है, ये प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक था, मैंने ये बाहर निकाल दिया एक बार, ठीक है ना। तो ये प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक है, कोशिकाएं हैं, इसमें बहुत सारा कोशिकाओं का समूह है, तो प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक। अब प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक में क्या है, अभी कोशिकाएं हैं। अब ये जो कोशिकाएं होती हैं आगे चलकर, अब देखिए मान लीजिए मैंने इसमें एक कोशिका उठा ली, अब इसकी कोशिकाएं आगे चलकर किसमें बदल जाती हैं? लघु बीजाणु। किसमें? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? लघु बीजाणु कोशिका या पराग मात्र कोशिका में बदल जाती है। इतनी बात आपको समझ में क्या हुआ? देखिए, प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक जो था कहां पे है भाई? ये पराग कोश के बीचों बीच है जिसको टेपिटम ने कवर कर रखा है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखिए, ये जो प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक था, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, आगे चलकर किसमें बदल जाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका में बदल जाती है। अब बात करते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका क्या होती है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका वो कोशिका है जिससे आगे चलकर क्या बनेगा? लघु बीजाणु। अभी देखिए हम पढ़ेंगे कैसे बनता है लघु बीजाणु। तो अब क्या हुआ, प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक एक कोशिका ले ली, एक कोशिका आगे चलकर किसमें बदल गई? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कह लीजिए या पराग मात्र कोशिका कह लीजिए, इसमें बदल गई। अब क्या होता है, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ये होती है द्विगुणित। क्या होती है? द्विगुणित होती है। अब इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अब हम जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, एक तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और एक दूसरा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के पूरा का पूरा एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अब देखिए, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ प्रथम, और क्या बन गए? 2 अगुणित, देखिए एन लिख रखा है ना, 2 अगुणित क्या बन गए? लघु बीजाणु बन गए। क्या बन गए? 2 अगुणित लघु बीजाणु, ठीक है। अब फिर ये जो अगुणित लघु बीजाणु हैं इनके अंदर क्या होगा? मियोसिस सेकंड होता है। ये मियोसिस फर्स्ट यहां पे हो गया,
अब इनके अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस सेकंड हो रहा है। क्या हो रहा है, मियोसिस सेकंड। अब जब इनमें मियोसिस सेकंड होगा तो क्या होगा, इससे भी आगे क्या बन जाएंगे, दो लघु बीजाणु बन जाएंगे, इससे भी आगे क्या बन जाएंगे, दो लघु बीजाणु बन जाएंगे। और याद रखिएगा ये जो जितने भी लघु बीजाणु बनते हैं ये सारे के सारे एन होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, एन, मतलब अगुणित होते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, मतलब एक, देखिए मैंने आपसे कहा था लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका आगे चलकर क्या बनाएगी, परागकण या लघु बीजाणु। तो देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने क्या बना दिए, लघु बीजाणु बना दिए। इतनी बात समझ में आई। तो अब बात करते हैं कि लघु बीजाणु जनन है क्या। देखिए ये जो इस प्रक्रिया को ही तो हम लघु बीजाणु जनन कह रहे हैं। परिभाषा देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करके, याद रखिएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी थी, द्विगुणित थी, करके 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण करने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये चारों लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में रहते हैं। अब देखिए ये चारों जो लघु बीजाणु होते हैं समूह में रहते हैं, आप चारों आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उस चारों लघु बीजाणुओं का जो समूह होता है उसे क्या बोल देते हैं, चतुष्क बोल देते हैं, या टेट्राड बोल देते हैं, पोलन टेट्राड। इतनी बात आपको समझ में आई। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पता लग गया क्या है। दोबारा देखते हैं, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा एक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। चारों लघु बीजाणु आपस में क्या होंगे, जुड़े रहते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, पोलन टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, याद रखिएगा, पोलन टेट्राड कहते हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि चतुष्क समझ में आ गया, चारों जुड़े रहेंगे। अब देखिए कि चतुष्क में जो क्या है, परागकणों का चतुष्क है, उसमें परागकण किस प्रकार व्यवस्थित है उसके आधार पर चतुष्क को आगे क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। कि चतुष्क के अंदर, टेट्राड के अंदर है ना, 4 पोलन ग्रेन होंगे, इतना तो हमें पता है, 4 क्या होंगे, लघु बीजाणु या परागकण होंगे। तो वो परागकण या जो लघु बीजाणु हैं, चारों लघु बीजाणु, वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं उसके आधार पर जो क्या होता है, टेट्राड होता है, उसे क्या कर दिया, आगे कुछ भागों में विभाजित कर दिया। देखिए पहला, जैसे रेखिक चतुष्क, क्या होता है, रेखिक चतुष्क। रेखिक चतुष्क की बात करें हम तो रेखिक चतुष्क में क्या होगा, देखिए चारों के चारों जो लघु बीजाणु होंगे वो एक रेखा में क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। देखिए इसमें चारों लघु बीजाणु एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं। तो ये देखिए आप ये देख सकते हैं, 1 2 3 4 चारों लघु बीजाणु आपस में क्या है, एक रेखा के अंदर, पूरी की पूरी एक सीधी लाइन के अंदर क्या है, व्यवस्थित है। तो इस प्रकार का चतुष्क जो होता है उसे क्या बोलते हैं, रेखिक चतुष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखिक चतुष्क। और रेखिक चतुष्क किन पादपों में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, मैं आपको एक नाम बताता हूं इसका, हेलोफिलाई पादप होता है। मैं यहां लिख देता हूं कि हेलोफिलाई प्लांट होता है, हेलोफिलाई पादप होता है। हेलोफिला जो पादप होता है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, रेखिक चतुष्क देखने को मिलता है। याद रखिएगा, हेलोफिला पादप में क्या देखने को मिलेगा, रेखिक चतुष्क। मतलब अगर अपने देखें हेलोफिला पादप में देखेंगे तो परागकोश के अंदर ये सारा का सारा काम हो पा रहा है, याद रखिएगा, परागकोश के अंदर। तो परागकोश के अंदर जो चारों लघु बीजाणु होंगे वो एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इतनी बात समझ में। अब बात करते हैं समद्विपार्श्वीय क्या होता है। सम एक होता है समद्विपार्श्वीय चतुष्क। समद्विपार्श्वीय चतुष्क में क्या होगा, इस प्रकार का चतुष्क एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है। याद रखिए, जितने भी एक बीजपत्री पादप होंगे उन सब में किस प्रकार का चतुष्क देखने को मिलेगा, समद्विपार्श्वीय। क्या कौन सा दिखाई देखने को मिलेगा, समद्विपार्श्वीय। समझ में आई। इस प्रकार का चतुष्क एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है। अब देखिए इसके अंदर परागकण जो लघु बीजाणु है या जो लघु बीजाणु होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो लघु बीजाणु होते हैं एक ही तल में होते हैं चारों। मतलब क्या है, देखिए एक लघु बीजाणु ये रहा, दूसरा लघु बीजाणु ये रहा, उसके जस्ट नीचे तीसरा होता है और यहाँ पे क्या मिलेगा, चौथा। ये देखिए इस प्रकार से 1 2 3 4
चारों लघु बीजाणु अपने को एक ही तल में दिखाई देते हैं, जैसे 1 2 यहाँ नीचे की तरफ 3 और 4, या ऐसे कह सकते हैं एक दूसरे के साइडों में होते हैं। एक यहाँ है जैसे मान लीजिए, तो दूसरा यहाँ होगा, अब उसके ऊपर यहाँ तीसरा होता है और इस साइड क्या होता है, चौथा होते हैं एक तल में ही है, एक बिल्कुल ऐसे सीध में, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो समद्विपाद से ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं चतुष्फलकीय की, कि चतुष्फलकीय जो क्या होता है, हमें चतुष्फलकीय जो क्या होता है, चतुष्क होता है, वो किस में देखने को मिलता है? तो चतुष्फलकीय जो चतुष्क होगा वो द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है। देखिए द्विबीजपत्री हमें पता है, पादप अधिक ज्यादातर पादप कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। तो द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें को क्या मिलता है देखने को, चतुष्फलकीय चतुष्क देखने को मिलता है। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर जो लघु बीजाणु होंगे वो किस प्रकार से क्या रहते हैं भाई, व्यवस्थित रहते हैं। तो देखिए इसमें लघु बीजाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं चतुष्क में, कि एक साइड से अपने को देखे ना अपने इसको, तो अपने को 3 ही दिखाई देंगे। यहाँ देखिए आपको 3 दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3। अब चौथा लघु बीजाणु कहाँ है भाई, चौथा लघु बीजाणु होता है इसके पीछे, इसके होता है इसके पीछे। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो इमेजिन करिए आप, देखिए एक लघु बीजाणु ये रहा, ठीक है ना, मैं मान लीजिए 4 बॉल है मेरे पास, एक बॉल मैंने यहाँ रख दी, दूसरी बॉल मैंने यहाँ रख दी, तीसरी बॉल मैंने क्या करी, जस्ट इसके यहाँ नीचे की तरफ रख दी, इन दो की सीध में रखी है नीचे की तरफ, तो 1 2 और यहाँ क्या होगी तीसरी, है ना, 3 बॉलें मैंने रख दी। अब इमेजिन करें इनके पीछे जो जगह है, जहां 3 मान लीजिए 3 बॉलें हैं, इनके पीछे जो थोड़ा सा गड्ढे वाली जगह बचती है उसके अंदर मैं चौथी बॉल पीछे से फंसा दूं, तो 1 2 3 और चौथी बॉल जो होगी वो इन तीनों के पीछे आ जाएगी। तो इस प्रकार का जो चतुष्क होता है उसे क्या बोलते हैं, अपने चतुष्फलकीय चतुष्क बोलते हैं। ये द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है, और इसमें एक तरफ से देखने में क्या 3 ही क्या देखने को मिलते हैं, लघु बीजाणु देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं क्रोशित। क्या क्रोशित में क्या होगा, देखिए कि इसमें दो लघु बीजाणु जो होते हैं एक दूसरे से क्या बना के रखते हैं भाई, 90 डिग्री का कोण बना के रखते हैं। देखिए इसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना के रखते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो आप देखिए इस तरीके से समझिएगा इसको, कुछ है आपको आसानी से समझ में आया। देखिए मान लीजिए मेरे पास 4 क्या है, लघु बीजाणु है, तो इसमें क्या होगा, 4 लघु बीजाणु देखिए किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इस तरीके से। ये देखिए ऊपर वाले जो क्या होते हैं, देखिए ऊपर वाले, ये देखिए 1 2 3 और 4 मेरे पास ये लघु बीजाणु है। इसमें ऊपर वाले लघु बीजाणु जो होंगे 2, वो नीचे वालों से 90 डिग्री का कोण बना के रखते हैं। देखिए इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर अपने इनको देखे ना तो अपने को 3 ही दिखाई देंगे। देखिए इसका ये भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो ये वाला भाग इसका हो गया, ठीक है। इसका ये भाग हो गया ब्लैक कलर वाला, तो ये दिखाई दे रहा है। और अगर अपने इसको एकदम बिल्कुल सीधा यहाँ से सीधे में करके देखें तो हमें इसका सिर्फ यही पार्ट दिखाई दे रहा है, पीछे वाला जो आपको ये मार्कर है दिखाई नहीं दे रहा। तो 2 तो हमारे को क्या लघु बीजाणु यहाँ दिखाई देंगे, तीसरा ये रहा। अब चौथा लघु बीजाणु जो होता है इसके जस्ट पीछे होता है, समझ में आ गई बात। इसकी क्या देखने को मिला पीछे, इस प्रकार से देखिए 1 2 और 3 ही देखने को मिलेंगे, चौथा कहाँ है, पीछे की तरफ है, इसके पीछे होता है। तो इसमें जो लघु बीजाणु होते हैं आपस में समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बना के रखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। और ये हमें कौन से पादप में देखने को मिलता है, मैग्नोलिया एक प्लांट होता है, उसके अंदर क्या किस प्रकार का चतुष्क देखने को मिलता है, क्रोशित चतुष्क देखने को मिलता है। ये आपको इतनी चीज समझ में आई। अब बात करते हैं हम किसकी, टी शेप किसकी, चतुष्क की। टी शेप चतुष्क में होगा क्या, देखिए इसमें 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप से लगे होते हैं और 2 बीजाणु अनुदैर्ध्य, मतलब 2 तो कैसे ट्रांसफरली क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं, और 2 कैसे होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल क्या होते हैं, क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। तो इसमें 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप से और 2 लघु बीजाणु लंबवत रूप से लगे रहते हैं। आप देखिए डायग्राम से समझिए, 2 तो अनुप्रस्थ रूप से लगे हुए हैं इस प्रकार से, है ना, ट्रांसफरली क्या लगे हैं, ट्रांसफरली लगे हुए हैं। अब देखिए 2 जो है लॉन्गिट्यूडिनली लगे हुए हैं, मतलब 2 अनुप्रस्थ रूप से लगे रहते हैं और 2 लंबवत रूप से। अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए इस प्रकार से लगे रहेंगे। ये तो मान लीजिए मेरे पास ये देखिए 2 इस प्रकार से अनुप्रस्थ हैं और इस प्रकार से लगे रहेंगे, 4 2 ट्रांसफरली लगे हुए हैं, 1 2, इन दोनों के नीचे क्या होता है, एक अपने को देखने को मिलेगा, और चौथा जो होगा वो अपने को इस प्रकार देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि जो टी शेप चतुष्क है वो किस पादप में देखने को मिलता है,
तो याद रखिएगा ये देखने को मिलता है एरिस्टोलेकिया। कौन सा प्लांट होता है? एरिस्टोलेकिया, इनमें देखने को मिलता है। अब हम देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अधिकतर जो चतुष्क देखने को मिलेंगे हमें कि अधिकतर जो लघु बीजाणु होंगे वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, या तो हमें दिखाई देंगे चतुष्फल के रूप में या हमें समद्विपार्श्विक रूप में। ये रेखिक, क्रोशित और टी शेप, ये एक्सेप्शन होते हैं कि हाँ कुछ प्लांटों में होते हैं। कुछ प्लांटों में आपको रेखिक, कुछ में आपको टी शेप, कुछ में आपको कैसा दिखाई देगा? क्रोशित। ज्यादातर अपने को 90% समद्विपार्श्वीय और चतुष्फलकीय देखने को मिलते हैं। तो ये आपको चतुष्क, उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गए होंगे कि चतुष्क कौन कौन से, रेखिक में क्या होता है, टी शेप में क्या होता है, और किसमें, समद्विपार्श्वीय, क्रोशित में और चतुष्फलकीय में किस प्रकार से लघु बीजाणु व्यवस्थित रहते हैं। आपको लघु बीजाणु जनन भी समझ में आ जाएगा। मैं आपको 2-3 चीजें जो है इंपॉर्टेंट वो बता देता हूं। अब देखिए, जो चारों लघु बीजाणु हैं आपस में जुड़े रहते हैं, चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं। मैं इनकी बात करूं, ये भी जुड़े रहेंगे, ये भी जुड़े रहते हैं, ये भी जुड़े रहते हैं, ये भी जुड़े रहते हैं। अब देखिए कि जो भी चारों लघु बीजाणु होते हैं, इनको एक परत मान लीजिए, मैं आपको बताऊं कि ये मान लें आप कोई भी है, 4 परागकण है, इस तरीके से मैंने मान लिए 4 लघु बीजाणु बना लिए मैंने, 1 2 3 4 लघु बीजाणु है। तो ये चारों लघु बीजाणु जो होंगे आपस में कैलोज नामक एक परत से, याद रखिएगा, इस यहां देखिए, इनको कैलोज नामक एक परत, इन लघु बीजाणुओं को, चारों लघु बीजाणुओं को, मतलब चतुष्क को, कौन, कैलोज नामक एक परत, कैलोज नामक एक परत क्या करके रखती है? घेर के रखती है, जिससे ये चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? चारों लघु बीजाणुओं को कैलोज नामक एक परत होती है, वो क्या करके रखती है? घेर के रखती है। यहां से भी कैलोज नामक परत जो होगी पूरी की पूरी इनको क्या करके रखती है? कवर करके रखती है, अंदर बाहर चारों तरफ से, ठीक है ना। कौन सी? कैलोज नामक परत इनको घेर के रखती है। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, अब आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टैपिटम एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम होता है कैलेज, और मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो मैं बताऊंगा। तो वो क्वेश्चन यही है कि अब देखिए वो कैलेज एंजाइम का काम क्या होता है। वो जो कैलेज एंजाइम कौन बना रहा है? कैपिटल सेल बना रही है। वो कैलेज एंजाइम इस कैलोज नामक परत को क्या कर देता है? विघटित कर देता है या डीजेनरेट कर देता है। समझ में आ रही है? इसको विघटित कर देता है, जिससे चारों के चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। जिससे चारों के चारों लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। याद रखिए। तो कैलेज एंजाइम का काम क्या होता है? कैलेज एंजाइम जो होता है वो लघु बीजाणुओं को क्या करता है? मुक्त कराने में क्या करता है? मदद करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? लघु जो कैलेज एंजाइम है वो कैलोज नामक जो क्या होता है? परत होता है, उसका विघटन करता है, जिससे चतुष्क जो होते हैं उसके चारों जो चारों लघु बीजाणु हैं वो क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो ये क्या था? क्या बोलते हैं? कैलेज, जो कैलेज एंजाइम था उसका क्या था? कार्य था कि कैलेज एंजाइम कैलोज नामक परत का क्या करता है? विघटन। अब ये जैसे ही क्या होगा, मान लीजिए कैलोज परत का विघटन हुआ, तो ये जो लघु बीजाणु धानी है यहां पर क्या होंगे? इस तरीके से देखिएगा कि मान लीजिए लघु बीजाणु बन गए, और लघु बीजाणु बनने के बाद लघु बीजाणुओं के चारों ओर जो लघु क्या थी? कैलेज नामक परत थी, वो क्या हो गई? विघटित हो गई। कैलेज नामक परत थी वो क्या हो गई? विघटित हो गई। तो बाद में क्या होगा? देखिए यहाँ छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, यहाँ ये जो क्या है? लघु बीजाणु धानी है। इस लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होगा? इस प्रकार से क्या मुक्त हो जाएंगे? छोटे छोटे लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको छोटे छोटे लघु बीजाणु मुक्त होते हुए दिखाई देंगे। समझ में आई आपको बात? इस प्रकार से समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया? परागकोश बन गए। अब क्या होगा? ये परागकोश फट जाएगा। हम बात करेंगे अगली वीडियो में परागकोश का सफुंटन, और ये जो परागकोश होते हैं, जो पराग कण होते हैं, ये इस परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे परागकोश का सफुंटन किस प्रकार से होता है, और जो क्या होते हैं परागकण होते हैं वो परागकोश से किस प्रकार बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगर कोई भी हम आगे नई वीडियो डालें फ्यूचर में आप उसे देख सकें और अपने जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको और भी बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकें। धन्यवाद।